हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चर गौरव कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट्स लेक्चर ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशांक तंत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स। ये न्यूटन्स और लॉज से थोड़ा सा जुड़ा हुआ आप इसको मान सकते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। और ये आपकी ऑनगोइंग सीरीज का ही नेक्स्ट लेक्चर है जो हम आज कर रहे हैं, और ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा आपके 11th स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल आइडिया रहेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्रिस्टल क्लियर आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर अभी तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में नहीं आया है क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले स्टूडेंट्स एक बात हमें समझना है, मोशन रेस्ट। मोशन और रेस्ट को थोड़ा सा क्लियर करना है कि ये होता क्या है। मोशन किसे कहें, किसको हम रेस्ट कहें। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम स्टूडेंट्स मोशन कहते हैं तो कब कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर चेंज कर ले तो हम कह देते हैं आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन कर ले अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ना करे समय के साथ स्थिति में परिवर्तन तो हम उसको रेस्ट में कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि विराम में कंसीडर कर लेते हैं। यही बेसिक सा फर्क मोशन और रेस्ट में हमें देखने को समझ में आता है। ओके, स्थिति में परिवर्तन करने से मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी पॉइंट ए पर है और आफ्टर सम टाइम वो किसी पॉइंट बी पर पहुंच गया है, तो ए से बी तक उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने अपनी एक कुछ मोशन यहाँ पे शो की है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, टाइम बीत रहा है और वो पॉइंट ए पर ही बना हुआ है, तो वो रेस्ट पर है। सिंपल सी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ए है और वो आपको मोशन में दिख रहा है, तो हो सकता है किसी ऑब्जर्वर यहां पर हम दो कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक आप हैं और एक आपका फ्रेंड में भी हो सकता है। एक ऑब्जर्वर नंबर 1 है और एक ऑब्जर्वर नंबर 2 हमारे पास है। तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर नंबर 1 को ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि ऑब्जर्वर नंबर 2 को वो शायद रेस्ट पे नजर आ जाए? मे बी पॉसिबल। या ऑब्जर्वर नंबर 1 को रेस्ट पे फील हो रहा हो और ऑब्जर्वर 2 को मोशन में फील हो जाए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट का जन्म हो जाता है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। क्या ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं? यस, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। आइंस्टाइन ने भी इसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी, ओके, और समझाने में काफी हद तक वो सफल रहे हैं। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स होती हैं। कैसे होती हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे स्पेसिफाई कर पाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो कैसे हम करते हैं? इसका मतलब सीधा इतना ही है कि मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब एक हम टावर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और इस टावर की हम पोजीशन की बात करें कि टावर कहाँ स्थित है, कहाँ इसका पोजीशन है। तो कोई आपके पास ऑब्जर्वर नंबर 1 है, कोई ऑब्जर्वर नंबर 2 है, कोई ऑब्जर्वर नंबर 3 है। तो हर एक ऑब्जर्वर अगर इसकी अपने से कुछ डिस्टेंस बताए, तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर नंबर 1 बता रहा है कि ये टावर मुझसे 2 किलोमीटर दूरी पर है। यही टावर ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए हो सकता है 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर हो सकता है यही टावर ऑब्जर्वर नंबर 3 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर हो। तो ये सबका क्या इसमें से कोई एक सही बोल रहा है या तीनों सही बोल रहे हैं? यस, डेफिनेटली हो सकता है तीनों सही बोल रहे हो। लेकिन हम किसकी बात को सही कहें, एक पर्टिकुलर अगर हमें लोकेशन बतानी है कि टावर वहां है, वहां आप चले जाइए, तो कुछ ना कुछ एक रेफरेंस यहां पर आपको लेना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब होता है कि स्पेसिफाई करना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, टावर है, किस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब सीधा यही होता है कि कोई भी एक पॉइंट आपने मान लिया, आप जैसे एक लोकेशन बताना चाह रहे हैं अपने टावर का, ठीक है, और एक पॉइंट आपने मान लिया, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कुछ यहां पर एक्सिस डिजाइन कर लीजिए। ओके, जब एक्सिस आप डिजाइन कर लेंगे तो 3 डायमेंशन फिगर के अंदर जाएंगे तो एक्स वाई जेड यू हैव 3 एक्सिस, 3 एक्सिस आपके पास यहाँ पर हो जाएंगी। और अब ये जो टावर आप लोकेट कर रहे थे, इस रेफरेंस पॉइंट ओ मान लेता हूं मैं इसको, से कुछ डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो इस रेफरेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस आप यहाँ पर देख पाएंगे, मान लीजिए आपका टावर जो है पी पॉइंट पर है, तो ओ से पी तक की जो लोकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, वेक्टर थ्योरी के अंदर हम इसको कहते हैं
पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटा स्थिति सदिश। यहाँ पर यानी कि स्थिति भी एक सदिश राशि की तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, पोजीशन एक वेक्टर की तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। ओके, अब ओपी एक इसका फिक्स वैल्यू है। अब इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हम कुछ देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इसके कुछ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से इसका कितना वैल्यू है, ओके, एक्स एक्सिस में इसका कितना वैल्यू है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। अगर हम सारी वैल्यूज देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाते हैं एक्स वाई जेड। मान लीजिए एक्स वाई जेड इनके वैल्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, तो एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाते हैं। तो हम स्पेसिफाई कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के लिए आपका जो लोकेशन है पी पॉइंट के लिए वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है। अब ये जो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस फ्रेम यहां पर बन गया है, इसी को हम कह देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी इसको आगे थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन यहां पर आपको दे रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस एक पॉइंट आपने यहां पर लिया है इस पॉइंट के लिए। चलिए, अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन किसी फ्रेम में चेंज नहीं कर रहा है, एक फ्रेम आपने माना है, उस फ्रेम में वो चेंज नहीं कर रहा है, पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर ही बना हुआ है, मान लीजिए चेंज अगर कर देता है। चेंज करने का मतलब क्या है कि इसी पर्टिकुलर फ्रेम को मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूं, एक्स वाई जेड। आपका पार्टिकल फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पी पॉइंट पे था, हो सकता है इसने अपने कोऑर्डिनेट चेंज कर लिए और चेंज करने के बाद वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। मान लेते हैं पी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 थे और क्यू पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 थे। तो p से q तक यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट आपको मिला है। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आपका पोजीशन आप वेक्टर जो था पहले OP था, अब इसका कितना हो गया है, OQ हो गया है। ठीक है, O रेफरेंस पॉइंट का सिंबल है। तो OP और OQ का जो डिफरेंस आपको यहां पर मिल रहा है, जो PQ अब आप यहां पर मेजर करेंगे, इस PQ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसको हम विस्थापन सदिश भी कह देते हैं। अब विस्थापन अगर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर एक फ्रेम के अंदर हो गया है किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, कुछ ना कुछ टाइम तो यहां से यहां तक लगा हो ना। अब इस टाइम को मेजर करने के लिए हम कुछ क्लॉक भी यहां पर इस फ्रेम में अपने प्लेस कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर क्लॉक आप इस फ्रेम में प्लेस कर सकते हैं जो मेजर कर पाए कि कितना टाइम इसको यहां से यहां तक लग रहा है, तो क्लॉक की भी रिक्वायरमेंट यहां पर हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं एक रेफरेंस पॉइंट मानकर। अब जैसे टावर 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, तो अब रेफरेंस पॉइंट आप कौन सा मानना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां से अगर मान रहे हैं तो इसको ओरिजिन मान लेंगे और यहीं से इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब मोशन और रेस्ट भी यहां से हमको समझ में आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट ने टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कंसीडर किया जाएगा। जैसे पहले वाले केस में अगर मैं बात कर लूं, ये मेरा एक फ्रेम 1 बना है, ये फ्रेम 2 बना है मान लीजिए, तो फ्रेम नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑब्जेक्ट अभी कैसा है, वो रेस्ट पर है क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और यहां पर ऑब्जेक्ट पी से क्यू पे चला गया है, एक ही ऑब्जेक्ट है, पी से क्यू पे चला गया आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी लेने के बाद, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट कैसा कंसीडर किया जाएगा बच्चों, ये कंसीडर किया जाएगा मोशन में, यानी कि गतिमान अवस्था में। तो यहां पर हम इस तरह से इसको समझ पाते हैं कि कैसे हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कैसे हमारा रेस्ट में है। अब क्वेश्चन हमारा था क्या ये रिलेटिव टर्म्स हैं? यस, रिलेटिव टर्म्स हैं, बिल्कुल है। इसको धीरे धीरे हम थोड़ा अभी आगे लेक्चर में बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अब आपको नजर यहां पर आ गया है, जैसे फ्रेम नंबर 2 की मैं बात करूं तो ये मोशन में नजर आ गया, तो हो सकता है कि ये किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर फील हो रहा हो, या हो सकता है पहले फ्रेम में वो कहीं मोशन में फील हो रहा है। डिपेंड करता है, कहीं आपका फ्रेम ही तो मूव नहीं कर रहा है। ओके, अब आपको फ्रेम मूव कर रहा है तो कहीं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहा है। ओके, फ्रेम की भी कोई ना कोई वेलोसिटी हो सकती है। जिस फ्रेम में आपका ऑब्जर्वर है, जो भी आप ऑब्जर्व, देखिए एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे, और एक होते हैं आपके ऑब्जर्वर। तो इनका फ्रेम क्या है? अब फ्रेम अगर ऑब्जर्वर आपका फॉर एग्जांपल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक स्पेसिफिक फ्रेम हो गया, यहां पर एक इनर्शियल फ्रेम हम इसको कह देते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वर एक्सलेट हो रहा है तो ये हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। ये भी आगे आप समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां से एक क्वेश्चन रेज होता है, मोशन और रेस्ट थोड़ा सा क्लियर हमें हो गया है, कैसे ये रिलेटिव टर्म से थोड़ा और समझ में भी आगे आ जाएगा। क्या न्यूटन्स के लॉज मोशन को जब हम स्टडी करते हैं क्या ये हमेशा सही होते हैं?
दे आर ऑलवेज ट्रू, या इसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है? शायद आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन देखने में आते हैं। तो कैसे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, कैसे हम उनका सॉल्यूशन कर पाते हैं, यह हमें समझना है। कहाँ हमें न्यूटन्स लॉज कहीं नजर आते हैं कि कहीं ओबे नहीं हो रहे हैं, कहीं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, किस फ्रेम में ऐसा हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और आपने फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया गया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए थे। जैसे हम लोग कह देते हैं कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और अ बस, किसी बस में आप जा रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो जैसी बस अचानक चलना स्टार्ट करती है ए एक्सेलेरेशन से, सो यू विल गेट अ जर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इस अपोजिट डायरेक्शन में एक जर्क मिला है, एक ये जो झटका मिल रहा है चलने की विपरीत दिशा में, तो एक फोर्स ही तो है यहाँ पर जो इसको मिला है। अब ये फोर्स आया कहाँ से? ऑब्वियस बात है, क्योंकि अभी तो बस आपका आगे एक्सीलरेट हुआ था, फोर्स इसको आगे मिल रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में जर्क आपको कहां से मिला? तो ये विदाउट एनी फोर्स ये पीछे की तरफ कैसे चला गया, कैसे इसमें एक्सीलरेशन हो गया? तो यहाँ पर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें न्यूटन्स की वैलिडिटी, न्यूटन्स लॉज की वैलिडिटी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम कर देते हैं ये कह करके कि जो एक फोर्स लगा है ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है। तो ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी नजर आ जाता है जब आपका ऑब्जर्वर किसी एक्सेलेरेटेड फ्रेम में हो। एक्सेलेरेटेड फ्रेम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर त्वरण से आपका फ्रेम चल रहा हो। फ्रेम का मतलब जिस भी बस में है या ट्रेन में है वो किसी स्पीड से चल रहे हैं, तो एक जर्क आपको स्यूडो फोर्स इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरा, इसके अपोजिट अगर हम कहें बस आपकी चल रही है और अचानक रुक गई, ठीक है, सडनली स्टॉप, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपको एक जर्क क्या मिल जाएगा, आगे की तरफ मिल जाता है। अब बस यहाँ पे रुकी है और एक जर्क आपको आगे की तरफ मिला है, तो ऑब्वियस बात है फिर से एक स्यूडो फोर्स इसको आगे की तरफ मिल गया है, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन ही था। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ है और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से यहाँ पर आपका ये ऑब्जर्वर जो है एक पर्टिकुलर स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन अहेड, आगे की तरफ ये फील कर रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि न्यूटन्स लॉज कहीं पर वैलिड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम न्यूटन्स लॉज को फिर वैलिड हम कराएं इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन है, किसी इवेंट का ऑब्जर्वेशन है, कोई ऑब्जर्वर इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इवेंट क्या है? इवेंट ले लेते हैं, पहला केस हम ले लेते हैं कि अगर ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर होता है। रेस्ट आपको बता ही दिया गया है, रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो एक ही बात है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग। तो एक समान वेग, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक लिफ्ट हम लोग मान लेते हैं। इस लिफ्ट में हम एक ले लेते हैं पेंडुलम। तो एक पेंडुलम का हम मास मान लेते हैं m। अब मास हमने माना है तो इसका जनरल रेस्ट केस में अगर हम बात करें, अभी लिफ्ट चल नहीं रही है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट इसका काम करेगा और इसकी स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब हम कह देते हैं कि आपकी लिफ्ट को हम एक्सलेट कर देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सलेट कर देते हैं। आपका ऑब्जर्वर हम रखते हैं लिफ्ट से बाहर। लिफ्ट से बाहर रखने का मतलब है कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, रेस्ट पर है, तो वो यहां से इसको ऑब्जर्व करेगा पेंडुलम को। अब क्या फिजिक्स इसमें मिल जाएगी, इसको थोड़ा इस चीज को देखेंगे। एक टेंशन के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं कि टेंशन देख लेते हैं कितना स्ट्रिंग में इसको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा चलेंगे, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर देखेंगे। उससे पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग देख लें तो आपका जो पेंडुलम है m, इसके ऊपर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, टेंशन ऊपर काम कर रहा है और ऊपर एक एक्सलेशन भी इसको मिल रहा है। ऊपर एक्सलेशन मिलने का मतलब है कि ऊपर की तरफ एक फोर्स इसको मिल रहा है जो m इंटू ए कहलाना चाहिए। तो अब नेट फोर्स न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ थोड़ा देख लें तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए ऑन द बॉब, क्योंकि अब ये जो आपका सिंपल पेंडुलम यहाँ पर हमने लटकाया है, इसका जो बॉब है मास m का, ये भी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होता हुआ नजर आ रहा है ना, तो कितना फोर्स इसमें मिलना चाहिए, इसको ऊपर जा रहा है ना, तो टेंशन ज्यादा होनी चाहिए जब ऊपर जा रहा है, माइनस कितना होना चाहिए, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन नेट फोर्स का कुछ वैल्यू है क्योंकि ऊपर जा रहा है a एक्सीलरेशन से, तो m इंटू ए। तो टेंशन का वैल्यू यहाँ पर आपको एक्यूरेट कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ma प्लस mg,
इतना टेंशन इसको मिलना चाहिए। अगर हम एक स्प्रिंग बैलेंस भी यहाँ पर रखते हैं और मेजर कर लेते हैं, कुछ टेंशन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू न्यूटन्स में ये दे देगा, या मास हम निकालें तो किलोग्राम्स में बता देगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट केस हो गया जब ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर है। अब मान लेते हैं आपका ऑब्जर्वर हो जाता है एक्सलेट। एक्सलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी लिफ्ट के अंदर हम उस ऑब्जर्वर को भी बैठा देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर को बैठाया है, अभी लिफ्ट फिलहाल रुकी है मानते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा, टेंशन ऊपर काम करेगा, और अब कर देते हैं लिफ्ट को एक्सलेट ऊपर की तरफ, सेम सिचुएशन के लिए। तो अब आपका पेंडुलम जो दिखेगा इस ऑब्जर्वर को, जो कि अब फिलहाल ये लिफ्ट के अंदर आ चुका है, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है तो ऑब्वियस है ये ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, इसके ऊपर भी एक एक्सेलेरेशन लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन लिफ्ट के अंदर ये पेंडुलम इसको रेस्ट पे फील होगा, पेंडुलम इसको रेस्ट पे फील होगा, और ये अपने अकॉर्डिंग इसकी फिजिक्स कैलकुलेशन करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो यहां पर अगर ये देखे तो सिंपल इसको ये नजर नहीं आएगा T इक्वल mg, क्योंकि पेंडुलम तो आपके ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर है, ये तो इसको ऊपर जाता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। जबकि पहले वाले केस में जब ऑब्जर्वर बाहर था तो उसको पेंडुलम कैसा नजर आ रहा था, ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था, एक्सेलेरेट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब तो लिफ्ट के अंदर है तो T इक्वल mg आ गया। तो ये अब थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा क्रिएट हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब ये क्या हो गया, अब टेंशन यहाँ पर पहले केस में तो ma प्लस mg आ रहा है, यहाँ पर टेंशन आप कह रहे हैं mg आ रहा है, तो ये क्या न्यूटन का लॉ क्या इनवैलिड हो गया क्या यहाँ पर, हाँ? तो कह तो सकते हैं हम। अब सही कौन सा है हम टेलीफोनिकली करा लेते हैं। अगर टेलीफोनिकली इस एक्सपेरिमेंट को कराएं कि ऑब्जर्वर नंबर 1 और ये ऑब्जर्वर नंबर 2 है, दोनों केस में एक दूसरे को टेलीफोनिकली पूछते हैं, बताओ भी सेम पेंडुलम था, बताओ कितनी रीडिंग आ रही है, तो हमें पता चलता है जो पहला केस था ना वो रीडिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, वही रीडिंग हमारी एक्यूरेट है। तो फिर दूसरे वाले केस में ऐसा क्या हो गया, दूसरे वाले केस में रीडिंग हमारी सही क्यों नहीं आ रही है। तो कर तो वो भी क्या, वो कोई गलती कर रहा है, गलती वो कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फिजिक्स समझने में यहाँ पर गलती हो रही है। इसी गलती को हमें समझना है स्टूडेंट्स, इसी की वजह से हमारी प्रॉब्लम कई बार कंफ्यूजन कर देती है। अभी हमने बताया था, इससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जब आपका ऑब्जर्वर हो जाता है एक्सलेट, आपका ऑब्जर्वर को हमने क्या कर दिया, उसको एक्सलेट कर दिया है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर आया है ना वो और एक्सलेट हो गया, तो अब जो ऑब्जर्वर का फ्रेम हो गया यहाँ पर लिफ्ट के फ्रेम के साथ फिक्स हो चुका है, और फ्रेम जो बना है यहाँ पर इसका एक रेफरेंस पॉइंट के साथ हम देखें तो वो भी एक एक्सेलेरेशन से चलना शुरू हो गया है। अब जब फ्रेम आपका ए एक्सेलेरेशन से चलना शुरू हो जाता है या किसी पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन से चलना शुरू हो जाता है, तो इस केस में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास, वो है स्यूडो फोर्स। अभी बात हमने की थी ना। अब ये स्यूडो फोर्स क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी आपका ऑब्जर्वर या जिस फ्रेम में वो है वो फ्रेम किसी पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट हो जाता है, तो उस केस में नॉर्मल न्यूटन के लॉज लगाने पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। न्यूटन्स लॉ यहाँ पर होल्ड नहीं होते हैं, पूरी तरह से वैलिड नहीं होते हैं। वैलिड कराना है तो आपको एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका सिंपल अगर बात करें तो वैल्यू होना चाहिए F इक्वल माइनस ma। माइनस लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा। तो अगर ऑब्जर्वर आपका ऊपर जा रहा है तो एक स्यूडो फोर्स इस पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तभी हमारा रिजल्ट मैच हो पाएगा। ये ही स्यूडो फोर्स हमें एक एक्सपीरियंस यहाँ पर करने को मिलता भी है। वैसे ये रियल फोर्स तो नहीं है, स्यूडो है। स्यूडो का मतलब होता है छदम बल, पी साइलेंट है यहाँ पर, छदम बल। इसको हम फेक फोर्स भी कह देते हैं बच्चों, फेक फोर्स। ये फेक फोर्स है, एक तरह का धोखा है कि बस फोर्स यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, न्यूटन्स के लॉज को वैलिडेट कराने के लिए, रिजल्ट को मैच करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो अब इस केस में कराएं इसको वैलिड, कैसे होगा मैच। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ma आपको स्यूडो फोर्स मिल गया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस केस में आप देखोगे तो क्या आएगा बेटा, तो एक तो टेंशन ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब T इक्वल mg तो था, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ma और आ गया है ना, तो सीधी सी बात है इसमें एक ma हम क्या करेंगे, सीधा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि टेंशन से अब आपका mg प्लस ma
टोटल फोर्स जो इस पे लगेगा इतना होना चाहिए स्यूडो फोर्स यूज करते ही, क्योंकि हमें आपका क्या कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स आपको लेना पड़ेगा, तब आप अपने रिजल्ट को पहले वाले रिजल्ट से मैच करा पाएंगे। तब रीडिंग दोनों की सेम आ जाएंगी, कंफर्म करेंगे हाँ भाई स्यूडो फोर्स लगा लो, तो स्यूडो फोर्स लगा करके दोनों का कम्युनिकेशन हुआ कि हाँ भाई रिजल्ट अब बिल्कुल ठीक आ गया। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने वाली हो जाती है कि ऑब्जर्वर हमारा किस फ्रेम में है। ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है, उसका जो फ्रेम है वो रेस्ट पर है, या जिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर आपका एक्सेलेटेड है तो उसका फ्रेम एक्सेलेटेड है, ठीक है, उसकी पोजीशन जिस तरह से रेफरेंस पॉइंट आप मान रहे हैं, तो इसी बेस पे हमारी प्रॉब्लम्स यहां पर बनती हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्लैरिफाई करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा बना, किसे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अभी हमने बात की, इट जस्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब जब किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन को हम मेजर करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है ना। अभी हम जो अब तक बात करिए, एक तो हमें चाहिए लेंथ स्केल, हमें एक तो लेंथ स्केल की रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑब्जर्वर कोई भी हम पॉइंट लोकेट हम कर रहे हैं, यहाँ पर पी पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, तो कितना इसका लेंथ है, एक स्केल हमें चाहिए। और दूसरा, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, इसमें कोई पोजीशन चेंज तो नहीं हुआ, उसके लिए हमें क्या देखना होगा, इसका टाइम स्केल भी देखना होगा। टाइम स्केल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक हम वॉच भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ओ से पी तक के लिए यहाँ पर इसका ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा ओपी, एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ठीक है, और इस ओपी पोजीशन वेक्टर के लिए जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर इस पी पॉइंट के लिए इस ऑब्जेक्ट के होंगे वो कितने कहलाएंगे, एक्स वाई जेड, ये व्हाटएवर जो भी वैल्यू हो, x1 y1 z1 आप कह दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट लेकर, कोई भी रेफरेंस पॉइंट ओ हम ले सकते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हमारी एक्सेस बना देते हैं, एक एक्सेस सिस्टम के साथ हम इसको देखते हैं, तो ये बन जाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि एक फ्रेम आपने बना दिया है जिस फ्रेम में आप इसको स्टडी कर रहे हैं। और केवल पोजीशन ही नहीं, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी को भी स्टडी कर सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे पी हमने पोजीशन के लिए लिया, ऐसे वेलोसिटी के लिए भी हम पॉइंट्स लेकर के, कोऑर्डिनेट लेकर के स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स which are needed to specify parameters like position or velocity of an object। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन बन जाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेम जो भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप बना रहे हैं, अब इसमें ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जर्वर हो, जो भी हो सकता है, तो दो तरह से हम इसको देख लेते हैं। दो तरह का हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। नंबर वन है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो फ्रेम जिसमें हमारे न्यूटन्स के लॉ पूरी तरह से वैलिड मिले, कि एक्स वाई जेड एक पर्टिकुलर फ्रेम में हमारा कोई ऑब्जर्वर है और न्यूटन्स के लॉज यहाँ पर वैलिड हो रहे हैं। जैसे अभी पहले वाले केस में हम लोग देख रहे थे ना स्टूडेंट्स, कि आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था तो वहां पर हमें बाहर लिफ्ट से रखा हमने उसको, तो वो न्यूटन्स का लॉ वहां पे पूरी तरह से वैलिड होकर रीडिंग हमारी सही आ रही थी। ओके, तो वो इनर्शियल फ्रेम था। तो न्यूटन्स का स्पेशली जो हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, फर्स्ट लॉ है तो सेकंड लॉ तो ऑटोमेटिकली वैलिड है ही, सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन आता है, तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम है। अब इनर्शियल फ्रेम जनरली क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो चल रहा हो, है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, या फिर रेस्ट पर हो, तभी पॉसिबल है वो एक इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा, तभी उसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड होने में नजर आएंगे। तभी हमने ऑब्जर्वर को लिफ्ट से बाहर रखा था, हम चाहते थे कि वो रेस्ट पर रहे, और वहां पर रेस्ट पर बाहर ग्राउंड पे रखा हमने उसको, और जिस वजह से वो अपनी रीडिंग कुछ वहां पर ले पाया। अब जितने भी इनर्शियल फ्रेम हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे रिलेटिव टू एनी अदर इनर्शियल फ्रेम। किसी भी दूसरे इनर्शियल फ्रेम के अगर हम रिलेटिव बात करें तो हमारा इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। और अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है किसी इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव, तो वो भी आपका ओरिजिनल जो फ्रेम है वो भी इनर्शियल फ्रेम ही होगा, इटसेल्फ इनर्शियल। ये बात समझ में आ रही। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई भी फ्रेम मूव कर रहा है और कोई दूसरा फ्रेम हमारे पास इनर्शियल ऑलरेडी है, तो इसके रिलेटिव अगर बात करें तो पहले वाला जो फ्रेम होगा वो भी इनर्शियल होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही हो बच्चों आप लोगों को।
अब जो फिजिक्स के लॉज हैं, जो बेसिक हम लॉज फिजिक्स के पढ़ते हैं, वो सब इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं, सेम होते हैं। आप अगर दो इनर्शियल फ्रेम की बात करें, एक फ्रेम नंबर 1 है, एक फ्रेम नंबर 2 है, तो दोनों फ्रेम्स के अंदर आप लॉज चेक करें, सेम मिलेगा आपको, कोई उसमें चेंज यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है चीज समझ में आ रही हो। ये हमारा एक पहला टाइप बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल नाम से ही पता चल गया कि अब इनर्शियल वो नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन्स के जो लॉज है ना, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल अब नहीं रहेंगे। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, अब डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं थे न्यूटन के लॉज लगाने के बाद, हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो उस केस में वो फ्रेम जो बनेगा हमारे लिए नॉन इनर्शियल। और ऐसा होगा कब? जब आपका फ्रेम कैसा हो? एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। किसी भी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक फ्रेम हम लोग मान लें फॉर एग्जांपल एस, और एक फ्रेम हम मान लेते हैं एस डैश। ठीक है, एस हमारा जो है मान लेते हैं एक इनर्शियल फ्रेम है, या तो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरा फ्रेम हमारा एक्सलेट हो गया है। कैसे? ए एक्सलेशन से एक्सलेट हो गया है। आगे बात समझे बच्चे? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते। तो न्यूटन्स के लॉज वैलिड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभी बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स की सहायता से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम, लीनियर फैशन में भी हो सकता है, रोटेटिंग भी हो सकता है अबाउट सम एक्सिस, है ना। कोई अगर पर्टिकुलर एक्सिस को हम रोटेट करा दें, हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस है फॉर एग्जांपल, और इसको हम रोटेट करा दें बेटा, ठीक है, तो रोटेशन के दौरान भी यहाँ पर हमें कुछ स्यूडो फोर्स देखने को मिलेंगे। ओके, एक जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर हम बात करें, एक स्यूडो फोर्स जो मिलता है वहां पर बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम अपकेंद्र बल बोलते हैं ना। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है रोटेशन फ्रेम के अंदर, जब आपका फ्रेम रोटेट कर रहा हो। तो रोटेशन में भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसीडर वो किया जाएगा। और कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही इंट्रोड्यूस हम लोग करते हैं, ऑलरेडी टेल यू। अब एड्रेस अगर हम किसी प्रॉब्लम को करना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब हम किस फ्रेम में करें? कौन सा फ्रेम हमारे लिए सही रहेगा? या केवल इनर्शियल भी कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी भी फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल में भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इनर्शियल में भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर आपका है तो यू हैव टू कंसीडर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के बिना, फेक फोर्स को कंसीडर करे बिना आप प्रॉब्लम वहां पर रिजल्ट सही नहीं ला पाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे लास्ट में, थोड़ा वीडियो में बने रहिए, तभी और चीजें आगे क्लियर हो पाएंगी। अब थोड़ा अर्थ के बारे में पहले बात करते हैं। अर्थ क्या है? क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? अर्थ एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ को थोड़ा सा अगर ज्योग्राफिकली आप स्टडी करो, है ना, एक रोटेशन इसका है, और जो आपका एक स्टार होता है सन अपने सोलर सिस्टम में, तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इसके चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रही है। तो अब इस केस में इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली बदल रही है, और मोशन की डायरेक्शन अगर बदल रही है बच्चों, तो सीधी सी बात है, आपका जो ये फ्रेम है एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अर्थ के लिए अगर हम बना दें तो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम आपका इस अर्थ के लिए बन रहा है। तो कैसा होना चाहिए ये एक्सेलरेटेड फ्रेम? ये होना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल जब इसको मान लिया, अब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर अर्थ की सरफेस पॉइंट से, तो अब यहाँ पे तो हम मान लेते हैं हमारी ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसको हम रेस्ट पर मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब रेस्ट पर फिर हम कैसे मान रहे हैं? क्योंकि और तो ऑलरेडी इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो बेटा इस चीज को थोड़ा समझ लें। प्रैक्टिकली हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन थियोरटिकल पर्पस के लिए हम इसको मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर ही हमारी प्रॉब्लम इजी हो पाती है। थोड़ा सा इस चीज को हम अवॉइड करके यहाँ पर चलें, तो उसको हम एक जो मूवमेंट है इसका थोड़ा नेग्लिजिबल मानते हुए, उसको हम रेस्ट पर कंसीडर करते हुए, इसको हम एक इनर्शियल फ्रेम मान करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल है। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा और इसको क्लियर हम कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं।
फिर से एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि ऑब्जर्वर मान लेते हैं रेस्ट पर है और यूनिफॉर्म मोशन में है। एक प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कार, एक कार है, एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व करना चाहता है। अब इस कार के अंदर कुछ हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। कार आपकी चल रही है, ड्राइवर के साथ ही चल रही है, डोंट वरी। तो इस कार के अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक पेंडुलम लटका देते हैं। वी टेक अ पेंडुलम। अब एक पेंडुलम जैसी कार को लटकाते हैं और कार को कर देते हैं एक्सलेट। कार को एक त्वरण दे देते हैं आगे की तरफ को, आपके राइट साइड में। तो जैसे ही एक्सलेशन इसको मिलेगा तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ है, इस ऑब्जर्वर के थ्रू होगा। ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, रेस्ट पर है। रेस्ट कहाँ, ग्राउंड पर हम इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है जी, रेस्ट पर है। अब इस पेंडुलम इस ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा, जैसे ही ये कार एक्सीलरेट होगी ना, तो पेंडुलम को ऑब्वियस है एक कहाँ जाना चाहिए, पीछे की तरफ थोड़ा ये डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा तो पीछे की तरफ इसको एक फोर्स मिलेगा, ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेस तो हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन पे जाकर के रुक जाएगा यहाँ पर, जैसे अगर कार एक एक्सेलेरेशन से चल रही है। और ये जो ऑब्जर्वर जब इस पेंडुलम को देखेगा तो उसको इसकी फिजिक्स कैसी नजर आएगी, उसको ही हमें थोड़ा समझना है। कैसे समझेंगे इसको, अब आपका पेंडुलम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो किसी थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि जैसे ही ए एक्सेलेरेशन से वो चला तो थीटा एंगल पे वो डिस्प्लेस हो गया। इस केस में इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, एक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी यहाँ पर टी। ठीक है बच्चों, अब हम एक ओरिजिन यहाँ पर डिजाइन करें तो टी के हमें कंपोनेंट मिल जाएंगे। ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, और ये एंगल थीटा है तो टी का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आपको यहाँ मिल जाएगा वर्टिकल, दैट इज द टी साइन थीटा। अब ये जो आपका पेंडुलम चल रहा है, बाहर से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये पेंडुलम भी इसको आगे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है ऑब्जर्वर को, ए एक्सलेशन से, जितने एक्सलेशन कार चल रही है। भले ये ट्विस्ट है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेकिन चल तो ये आगे की तरफ ही रहा है इससे, तो एक फोर्स इसे आगे की तरफ मिल रहा है। सीधा सा मतलब ये है ना बेटा। तो अब फोर्स कितना मिलेगा, अब मान लेते हैं इस पेंडुलम का जो मास है वो m है, तो एक फोर्स यहां पर इसको मिलेगा दैट इज इक्वल m है। ओके बच्चों, आगे की तरफ मिलेगा। अब इसको फिजिक्स को थोड़ा सा हम देखें तो कुछ इक्वेशंस यहाँ पर डिजाइन करें तो हमें इक्वेशन मिल जाती है टी कॉस थीटा इक्वल एम जी, और एक इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी टी साइन थीटा इक्वल एम इंटू ए, न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि टी साइन थीटा जो फोर्स है वही इसको कहाँ लेके जा रहा है, हमें नजर आ रहा है यहाँ से कि टी साइन थीटा ही इसको आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कि जो पेंडुलम आपको आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पेंडुलम के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वो टी साइन थीटा ही काम कर रहा है, तो दैट इज इक्वल एम है। ये जो दो इक्वेशन हमारी आ गई हैं, इनको आप सॉल्व करने के बाद यहाँ से कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इस केस के लिए अगर थीटा फाइंड हमें करना है, तो थीटा फाइंड करना है तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा मिल जाएगा। और टेन थीटा मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा और ये आ जाएगा ए ओवर जी। तो यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रिजल्ट हमें मिल जाता है, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं ऑब्जर्वर अब की बार है एक्सीलरेटेड मोशन में। एक्सीलरेटेड मोशन में ले जाने के लिए अब की बार ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं कार के अंदर। ओके, ऑब्जर्वर आ गया कार के अंदर, और कार के अंदर अब फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से दोहराते हैं। एक एम मास का पेंडुलम है, लटका दिया हमने, और अब कार को कर दिया हमने एक्सीलरेट आगे की तरफ। तो फिर से वही पॉसिबिलिटी होगी, पेंडुलम आपका कहाँ जाएगा, वो तो अपनी पोजीशन पे जाएगा, उसको एक फोर्स तो मिलना ही है बैकवर्ड, क्योंकि ये अपनी पोजीशन में रहने के लिए वहां पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक थीटा एंगल मिल जाएगा, फिर थीटा एंगल पे ट्विस्टिंग मिलेगी। अब इस केस में इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपका जो पेंडुलम है इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पर गया। ओके बच्चों, तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर ही रहा है, mg। टेंशन स्ट्रिंग में कैसे है, इस तरह से काम कर रही है। फिर से आपको टेंशन के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, यहाँ पर टेंशन के दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट आपको मिलेगा, ये थीटा सेम रहेगा इधर, तो एक कंपोनेंट मिल जाएगा आपको टी कॉस थीटा, और यहाँ एक कंपोनेंट मिल जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ वैसा ही बन के आ रहा है ना सिचुएशन। लेकिन अब ऑब्जर्वर कहाँ है, इसका फ्रेम कैसा हो गया है, ये भी कार के साथ एक्सीलरेट हो रहा है, और एक्सीलरेटेड मोशन में आने का मतलब है ये कैसा फ्रेम हो गया बेटा, ये हो गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम।
ठीक है। और नॉन इनर्शियल में तो न्यूटन्स का लॉ वैलिड होता नजर नहीं आता है। अब इक्वेशन कैसे बनाए, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, तो टी साइन थीटा का क्या, अभी आपका जो पेंडुलम है ये पीछे से यहाँ पर नजर आ रहा है, तो अंदर बैठे ऑब्जर्वर को तो फिलहाल ये रेस्ट पर ही नजर आएगा ना, क्योंकि ये पेंडुलम भले ही ट्विस्ट हो गया हो लेकिन ट्विस्ट होकर के एक पोजीशन पे ये रुक जाएगा, इसके लिए तो यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ तो इसको ये रेस्ट पर ही नजर आ रहा है, अब ये कैसे इसके ऊपर फोर्स लगा दे, अब भले ही नजर तो नहीं आ रहा फोर्स लगता हुआ इसको, क्योंकि इसके लिए रेस्ट पर ही नजर आ रहा है। तो क्या करना होगा, इसको यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स इमेजिन करना होगा। अब स्यूडो फोर्स इमेजिन कैसे करेगा, अपने एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो एक्सीलरेशन इसका आपका कहाँ हुआ है, राइट हैंड पे हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ ये एक स्यूडो फोर्स m इंटू ए इमेजिन कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर m इंटू ए जो t साइन थीटा को बैलेंस करता हुआ नजर आ जाएगा। तो फिर से इक्वेशन हमारी बनेगी, t cos थीटा इक्वल कितना आ जाएगा mg, और यहाँ पर t साइन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा m इंटू ए। फिर से रिजल्ट हमारा आ गया, सेम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा a ओवर जी, रिजल्ट मैच। तो फर्क सिर्फ क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है केवल स्यूडो फोर्स का। किसी भी फ्रेम में आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ जाती है। जब ऑब्जर्वर खुद फ्रेम में बैठ जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंच जाता है, तो उसको अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर नजर आ रहा था, तो रेस्ट पर नजर आया तो फोर्स तो कंसीडर फिर भी उसको करना पड़ेगा, लेकिन अपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी आपकी वो सेम इक्वेशन टैली करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए अच्छे से, इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स आप लगाएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हो जाएंगे। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप किसी और टॉपिक के बारे में अगर आप जल्दी से वीडियो देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसके ऊपर हम पहले वीडियो भेज देंगे। ओके बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।